राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसान एक महीने से धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि सरकार इन कृषि कानूनों को निरस्त करे। किसान आंदोलन को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिला हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इन राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग जो जमीनी आधार खो चुके हैं, इसलिए समय समय पर वे कंधों की तलाश करते हैं और आज किसान आंदोलन से किसान के कंधों पर अपनी वैचारिक बंदूक चलाकर अपना हित साधना चाहते हैं। किसानों के हमदर्द बनकर उनको गुमराह करने का पाप करने वालों को जनता जवाब जरूर देगी। देश में कुछ लोग जो अपना जमीनी आधार खो चुके हैं, समय समय पर वो कंधों की तलाश करते हैं और आज किसान आंदोलन के माध्यम से किसान के कंधों पर अपनी वैचारिक बंदूक चलाकर अपने स्वार्थ और हित साधन करना चाहते हैं। वे इसमें सफल नहीं होंगे और मैं भी आपके माध्यम से ऐसे राजनीतिक दलों को, ऐसे सामाजिक संगठनों को और ऐसे नेताओं को जिनके लिए किसान हित बहुत दूर की बात है, जब जब उनको अवसर मिला तब तब उन्होंने अपने किसान विरोधी चरित्र को ही उजागर किया है और आज किसानों के हमदर्द बनकर और उनको गुमराह करने का जो पाप कर रहे हैं उसकी सजा। कृषि कानूनों के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से विपक्ष पर जमकर हमला बोला गया। अब पीएम मोदी के संबोधन के बाद कांग्रेस की ओर से पलटवार किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार किसानों को थका दो और भगा दो की नीति पर काम कर रही है, लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सुरजेवाला ने कहा कि पीएम मोदी सिर्फ टीवी पर सफाई दे रहे हैं, सरकार चिट्ठियों की दुहाई दे रही है, लेकिन कोई भी किसानों का भला नहीं चाह रहा। तो आज फिर प्रधानमंत्री 18,000 करोड़ किसान सम्मान निधि का स्वांग कर 3 काले कानूनों का दाग धोने का झूठा और नाकाम कोशिश कर रहे हैं, परंतु मूलभूत बातों का जवाब क्यों नहीं देते। नंबर 1, कृषि सेंसस 2015-16 के मुताबिक 14.64 करोड़ किसान हैं। तो मोदी जी, आप 5 करोड़ 40 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि से बाहर क्यों रखे हुए हैं? आप बेनिफिट देते हैं 14.64 करोड़ में से केवल 9.24 करोड़ को। तो 5.40 करोड़ 540 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि से बाहर क्यों रखा है? उसको इसके दायरे में शामिल क्यों नहीं किया? उन्हें यह पैसा क्यों नहीं दिया गया? दूसरा सवाल, मोदी सरकार ने 6 सालों में 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त पैसा किसानों से। कृषि सुधार कानूनों पर दिल्ली और इसके आसपास जमा हुए हजारों की तादाद में किसानों का विरोध प्रदर्शन पिछले करीब 1 महीने से जारी है। इस बीच राहुल गांधी की अगुवाई वाले कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की तरफ से एक दिन पहले कृषि सुधार कानूनों के विरोध में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर 2 करोड़ हस्ताक्षर सौंपने के बाद अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राष्ट्रपति के ऊपर भारी दबाव है। मतलब कोई कारण नहीं होता। हम तो 40 साल से देख आ रहे हैं, जाते हैं हर राष्ट्रपति के पास में ज्ञापन लेके आते हैं और करते क्या है, वो चाय पिलाते चाय पी लेते हैं, 5-10 मिनट गपशप हो जाती है, फैसला उनको करना पड़ता है, पर मिलना ही नहीं। ये पहली बार मैंने देखा है। और हमारे राज्यपाल महोदय ये बिलों को भेज ही नहीं रहे आगे। क्यों नहीं भेज रहे भाई? ऑनर किलिंग का और मॉब लिंचिंग जब मैंने कानून बनवाए थे 6 महीने पहले, उनको राष्ट्रपति जी मंजूर नहीं कर रहे क्योंकि बाहर से आनी चाहती होगी। ये जो डेमोक्रेसी को चैलेंज किया इन लोगों ने, राहुल गांधी ने ठीक कहा कि डेमोक्रेसी है कहाँ देश के अंदर, ये दिखाओ डेमोक्रेसी है। अब तो आपका जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, इलेक्शन कमीशन हो,
ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई तो आप देख ही रहे हो। जिस दिन हम यहाँ बैठे मीटिंग करें थे एमएलए की संकट के वक्त में, तो हमारे मित्रों के छापे पड़े थे जयपुर के अंदर। धर्मेंद्र राठौड़ साहब का पड़ गया, ये कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हुए थे, कोई पीछे रहते हुए। हम यहाँ बैठे हैं, आप भी बैठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बटन दबाकर 9 करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, जिसे लेकर केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है और आज तक 6.5 साल में जो मोदी सरकार ने जो किया है, पहले के सरकारों के सोच में भी नहीं थी ऐसा काम किया। और आज 18,000 करोड़ से ज़्यादा फिर किसानों के खाता में डाला। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो कार्य हो रहे हैं और जितने भी प्रधानमंत्री ने जी अभी तक जो बताया डिटेल्स में, आज हम लोग ने सबके साथ मिल कर के देखा, पीएम का जो उद्बोधन को भी सुना, और आप और भी डिटेल्स में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि भारत के किसानों को मजबूती देने के लिए जो काम शुरू किया है वो आगे जा कर के समृद्ध भारत बनाएगा। अगर ये नहीं करेंगे तो किसान तो बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए किसान के आंदोलन में जो लोग कुछ राजनीतिक पार्टी है वो अपना पीछे से राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनका तो पर्दाफाश हो गया है और धीरे धीरे जो कुछ पर्सन किसानों को गुमराह किया गया है वो भी सीधे रास्ते। और वहीं हम आपको जानकारी दे दें कि सीमावर्ती जिले जैसलमेर में बीजेपी की ओर से किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के किसानों ने हिस्सा लिया। चौपाल में विशेष तौर पर आमंत्रित केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किसान आंदोलन पर कहा कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जिन्हें जनता ने नकार दिया हो, अपने राजनीतिक धरातल को बचाए रखने के लिए कुचक्र रच रही हैं। जिस पर कोई विवाद ना हो उस पर विवाद खड़ा करना कांग्रेस और अन्य पार्टियों का स्वभाव बन गया है, क्योंकि अब उनके पास मुद्दे बचे नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। मैंने अभी अपने भाषण में इतने विस्तार से कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, कतिपय ऐसी राजनीतिक पार्टियां और ऐसी विचारधारा जो देश की बढ़ती हुई प्रगति और प्रधानमंत्री की बढ़ती हुई लोकप्रियता को अपने द्वारा उनको जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के कारण से स्वीकार नहीं कर पा रहे, और वो लोग किसान के कंधे पर बंदूक रख करके अपनी राजनीतिक हिताकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। देश का किसान इस बात को समझता है, और जैसा मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा कि राजस्थान की जनता ने, राजस्थान के किसानों ने इस बात का स्पष्ट संदेश कांग्रेस पार्टी को दिया है कि हम आपके साथ नहीं है। राजस्थान की जनता इस झूठ फरेब में राजस्थान के किसान नहीं आएंगे। देश भर के किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, बिहार का किसान, तेलंगाना का किसान, आंध्र प्रदेश का किसान, महाराष्ट्र का किसान, सब लोग इन नियमों के, इन संशोधनों के कारण से माननीय मोदी जी के साथ खड़े हैं और इन संशोधनों के साथ हैं। किसान आंदोलन 5 स्टार आंदोलन है, निश्चित रूप से 5 स्टार आंदोलन है, राजनीति से प्रेरित है, और देश विरोधी ताकतें इस आंदोलन को फंडिंग करें, इसके पीछे खड़ी हैं। और ऐसे चेहरे जो शाहीन बाग में भी दिखाई देते हैं, जो 370 के एब्रोगेशन के समय में भी दिखाई देते हैं, वो सारे चेहरे इस आंदोलन के साथ में भी जुड़े हुए हैं। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ये आंदोलन प्रायोजित रूप से खड़ा किया गया है और किसानों को गुमराह करके सड़क पर बिठाने। वहीं यूपी के मिर्जापुर में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक मुख्यालय पर किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान और सांसद अनुप्रिया पटेल ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि देश के किसानों की खुशहाली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी आमदनी दुगनी करने के लिए प्रयासरत हैं। किसानों की समस्याओं का समाधान करने के बाद ही उनकी आमदनी बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि मोदी जी का मानना है कि किसानों की खुशहाली ही देश की खुशहाली है। वहीं इस मौके पर सांसद अनुप्रिया पटेल ने कहा कि देश के विकास के लिए किसानों का विकास आवश्यक है। जय किसान के आगे जय विज्ञान जोड़ने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुशासन दिवस पर
किसानों के कल्याण की चिंता की है और आज के दिन देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में पीएम किसान योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किए जा रहे हैं। हमारे जनपद के किसान भी आज के इस अवसर पर तमाम योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। और चूँकि देश के प्रधानमंत्री की जो सोच है इस देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, जब तक देश के किसानों की आय दोगुना नहीं होगी तो तब तक भारत सशक्त भारत नहीं बन सकता है। क्योंकि देश की 70% आबादी जो गांव में बसती है, जो गरीब बेबस लोग हैं, इनके लिए कोई पूछने वाला नहीं था। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जहां एक तरफ नारा दिया इस देश के किसानों की आय दोगुना करने के लिए, तो जब तक किसान स्वस्थ नहीं रहेगा, उसकी ज़मीन स्वस्थ नहीं रहेगी, इसके लिए उसकी मिट्टी की जांच के लिए भी हेल्थ कार्ड बनाया गया कि किसान समझ पाए कि हमारी कैसे ज़मीन है, किस किस्म की है, किस तरीके की खाद, डीएपी, यूरिया, नाइट्रोजन की कमी क्या है, क्या इसकी आवश्यकता है, सब पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ की किश्त जारी की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बटन दबाकर 9 करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। जम्मू में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान जम्मू में किसान ने दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन को लेकर कहा कि सरकार को यकीन दिलाना पड़ेगा कि हम तुम्हारी जमीन नहीं लेंगे। यहाँ पे फूड डेफिसिट है। हम यहाँ पे जो लोगों का बासमती में कंपटीशन बढ़ गया, बासमती के रेट अच्छे हो गए, प्रोक्योरमेंट हमारी हो गई, तो उससे अच्छा लगता है कि हमें। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो 3 दिन की बात यहाँ पे की गई ना जी, पहले हम अपने फूल प्रोड्यूस करते थे, कोई चीज प्रोड्यूस करते थे, हम देते थे, वो आड़ती कहता था 10 दिन में पैसे लेना, 15 दिन में लेना, 20 दिन में लेना, लेकिन अब सरकार ने बाउंड कर दिया कि 3 दिन में पैसे देने हैं। वो एक बहुत अच्छी बात हमें लगी है। लेकिन जो MSP को लेके आशंका है वो दूर करना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए सरकार को भी आगे आना पड़ेगा। और जो फार्मर्स को बात समझ आती है, क्यों नहीं आती, अगर आप सही ढंग से ये बात समझाएं। ये तो आज एक प्रोग्राम था जिसमें हम आए थे, लोग आए थे, ये फिर घर घर तक ये बात रूरल एरिया में जाके लोगों को समझानी पड़ेगी और एक यकीन दिलाना पड़ेगा कि भाई तुम्हारी ज़मीन हम नहीं लेंगे। सरकार जो भी लोग हैं वो बात सुनते हैं, अपने आगुओं की बात सुनते हैं, जिस तरह से उनके लीडर चलते हैं उस तरह से ये चलते हैं। अब जम्मू कश्मीर को छोड़। वहीं कोलकाता में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यक्रम में बोलते हुए धनखड़ ने कहा कि मुझे किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। राजनीति करता है, मेरा कोई सरोकार नहीं है। मेरा सरोकार एक बात से है, शासन व्यवस्था संविधान के अनुरूप हो, और ये मेरी शपथ का हिस्सा है, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन। और जब मुझे लगता है कि भारत के संविधान की मर्यादा को चीर फाड़ कर, उसको तार तार कर प्रशासन कोई कदम उठाता है, तो राज्यपाल के लिए चुप रहना एक अपराध होगा, खुद की शपथ के साथ बदसलूकी होगी। ये मैं किसी भी हालत में करने को तैयार नहीं हूं। और इसीलिए मैंने बार बार सरकार से कहा है कि जो जानकारी मैं मांगता हूं, वो जानकारी इसलिए मांगता हूं कि वो जानकारी देने का दायित्व आपका है। भारत के संविधान में लिखा हुआ है, पर सत्ता के ऊपर कुछ लोग इस तरीके से काबिज और हावी हो गए कि राज्यपाल के बार बार पूछने पर भी 1 साल के दौरान भी ये नहीं बता पाए कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ज्ञानवंत सिंह की इंक्वायरी का क्या हुआ। मेरे पास प्रतिवेदन आया, तब प्रश्न पूछा मैंने। प्रदेश के उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की, ज्ञानवंत सिंह के कॉन्डक्ट को उन्होंने वायलेटिव ऑफ ह्यूमन राइट्स माना। हाई कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा गिल्टी।
उधर झारखंड के रांची में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह ने पीएम मोदी के इस कदम की जमकर तारीफ की। तो बड़ा ही आपको अटल जी के जन्म दिवस के अवसर पर ये पूरे देश के किसानों को और किसानों के साथ पूरे देशवासियों को गर्व की बात है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 9,000 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया से ज्यादा डायरेक्ट खाते में भेजने का काम किया है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ऐसा कर सकती है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के किसानों का चिंता किया है। आपने देखा कि किस तरह से हमारे आदरणीय मोदी जी ने किसानों के प्रति उनका प्रगति कैसे हो, उनके जीवन में खुशहाली कैसे आए, उसकी उन्होंने चिंता करते हुए आज अटल जी के जन्म दिवस पर इतनी बड़ी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी की जयंती पर हैदराबाद में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पार्टी के फाउंडर, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मतिथि पर आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम, सेवा कार्यक्रम आज निर्वहन कर रहे हैं। आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के अकाउंट्स में आज एक ही दिन डीबीटी द्वारा डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट के स्कीम के द्वारा लगभग 18,000 करोड़ रुपए किसानों को अटल बिहारी वाजपेयी जी आज अकाउंट्स में डाल रहे। उसके साथ साथ भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अयोध्या के सोहावल ब्लॉक परिसर में भी पीएम मोदी के वर्चुअल संबोधन को किसानों ने सुना। इस दौरान बीकापुर विधायक शोभा सिंह चौहान और उनके प्रतिनिधि डॉक्टर अमित सिंह चौहान भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में पहुंचे किसान और बीजेपी नेताओं के पीएम मोदी के संबोधन की जहां जमकर सराहना की, तो वहीं संबोधन समाप्त होने के बाद परिसर में लगे कृषि मेले में मौजूद किसानों से भी अधिकारियों ने बातचीत की। इस मौके पर किसानों को आश्वस्त करवाया गया कि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। और जो अटल जी की सोच थी, तो हमेशा उन्होंने गांव में रहने वाले किसानों, दलितों, पिछड़ों सबके लिए कार्य किया और जो योजनाएं पूरे भारत में बनाई और उस योजनाओं के साथ आम जनमानस को जोड़ा, उसी के सिलसिले में आज प्रधानमंत्री जी ने किसानों से बात की और निरंतर हमारी केंद्र सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, निरंतर किसानों के हित की बात करती है। इसी में अभी केंद्र सरकार ने नया बिल लागू किया और वो बिल किसान के सम्मान के लिए है। उस बिल से निश्चित ही किसानों की आय दुगनी होगी और किसान अपनी सब्जी, अपने फल अब वो अपने ज़िले की मंडियों पे बाधित नहीं। सबसे पहले आज किसान सम्मान और सुशासन दिवस के रूप में पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये भूतपूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अपने जनपद में सारे विकास खंडों में माननीय प्रभारी मंत्री जी भी आए हैं, माननीय सांसद जी हैं, माननीय जिला अध्यक्ष, माननीय विधायक लोग सब जगह गए हुए हैं। आज हमारे देश के 18,000 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसान सम्मान निधि है, किसानों को उसकी किस्त ट्रांसफ़र किया है। अपने ज़िले में 3,31,000 किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान का लाभ मिल रहा है। 283 करोड़ रुपए खाते में जा चुका है, तो उसी की किस्त का स्थानांतरण था। दिल्ली में लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, जिसे लेकर बिहार बीजेपी के नेता गुरु प्रकाश ने कहा कि कृषि कानून पर चर्चा वर्षों से चल रही थी। इसके अलावा प्रकाश ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं।
देखिए, कृषि कानून पे चर्चा या कृषि सुधार पे चर्चा वर्षों से चल रही थी। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया है और एक लीडरशिप का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि भाई हम लोग ऐसे निर्णय लें जिसके दीर्घकालिक परिणाम हो, तो इसको सबको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मैं पुनः अपनी बातों को दोहराऊंगा कि फिर भी किसी के मन में कोई चिंता है, कोई संदेह है, कोई संशय है, अभी तक जो वार्ताओं का दौर रहा है काफी सकारात्मक रहा है और आने वाले 1-2 वार्ताओं में हम लोग सभी चिंताओं को दूर कर देंगे और ये जो गतिरोध है वो समाप्त हो जाएगा। पंजाब के पटियाला से आज बड़ी गिनती में किसान दिल्ली की तरफ रवाना हुए। किसानों ने कहा कि जब तक कानून रद्द नहीं होते तब तक संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही किसानों ने अन्य राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि दूसरी पार्टी अपनी राजनीति चमकाने के लिए मीडिया के सामने बयान देती है। किसानों का दुख किसी की समझ में नहीं आ रहा। किसान तब तक वापस नहीं आएगा जब तक यह काले कानून खत्म नहीं किए जाएंगे। ਗੁਰਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ? ਪਿਛਲੀ 25 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ, 25 ਅੱਜ ਫੇਰ ਆ ਗਈ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪਟਿਆਲੇ 2 ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਹਾਂ ਜੀ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਜੈਸ ਔਰ ਨੋ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਹੇ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ 1 ਸਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ, ਜੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ, ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਜੈਸਾ ਔਰ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਨ ਵਾਲਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਜਿਹਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ ਫੋਕੇ ਨੰਬਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਮੀਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਕਰਿਆ, ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। पंजाब के पटियाला में बीजेपी शहरी प्रधान हरिंदर कोहली ने किसानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने किसानों के सामने हाथ जोड़े। दरअसल किसानों ने कहा कि कृषि कानून रद्द करो, नहीं तो इस पार्टी को छोड़कर हमारे साथ आ जाओ। किसानों ने कहा कि अगर किसानों के हमदर्द हो तो हमारा साथ दो। जिसके बाद हरिंदर सबके सामने हाथ जोड़ते हुए दिखाई दिए और किसानों को समझाने लगे। वहीं पंजाब के तरन तारण के गांव में किसान संघर्ष समिति द्वारा इलाके में जियो टावर बंद कर दिया गया। लोगों का कहना है कि अडानी और अंबानी के सामान को पंजाब में बेचने की अनुमति अब नहीं दी जाएगी और जियो टावर को बंद कर दिया गया। जब तक सरकार कृषि कानून मुद्दे को हल नहीं करती तब तक ये टावर बंद रहेंगे। इसके साथ ही किसानों ने सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की है। वहीं खेती कानून के विरोध में पूरे भारत में किसान आंदोलन को चलते हुए 1 महीना बीत चुका है। किसान आंदोलन दिल्ली की सभी सीमाओं पर चल रहा है। किसान तीनों खेती कानून रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार यह मानने को तैयार नहीं है। किसानों का मानना है कि यह कानून कुछ बड़े घरानों को फायदा देने के लिए बनाए गए हैं। पिछले कुछ दिनों में किसानों ने जियो के बहुत से टावर भी बंद कर दिए थे। इससे पहले बड़े शहरों में रिलायंस के मॉल और पेट्रोल पंप भी बंद करवाए जा चुके हैं और अब किसानों का कहना है कि अब इजी डे की बारी है। किसानों के अंदोलन की हमायत कर रहे हैं। ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਈਜੀ ਡੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ।
वहीं पंजाब के मानसा में आढ़तियों पर आयकर विभाग के द्वारा हुई छापेमारी को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि हड़ताल का आखिरी दिन है। वहीं आढ़तियों ने पुरानी अनाज मंडी में रैली भी की और कृषि कानून के विरोध में रैली के दौरान कहा कि सरकार कृषि कानून को वापस लेना ही चाहिए, वरना किसानों का आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਪਾਰੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕਣ। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शंखनाद और मंत्रोच्चारण के बीच दीपदान किया। इस दीपदान के साथ ही परंपरा अनुसार अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2020 भी संपन्न हुआ। इस महाआरती की संध्या में दीपोत्सव मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। इस दीपोत्सव में जहां ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर 2,25,000 दीपक जलाए गए, वहीं कुरुक्षेत्र और 48 कोस के 134 तीर्थ स्थलों पर भी लाखों दीपक जलाए गए। इस समापन समारोह पर दीपोत्सव का यह दृश्य अद्भुत और मनमोहक रहा। भगवान कृष्ण ने 18 दिन तक लगातार इसी क्षेत्र में महाभारत के युद्ध के समय हमको एक संदेश दिया था और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा उदाहरण है कि युद्ध के समय में एक संदेश, शांति का एक संदेश, जीवन को जीने का एक सार जिसमें छुपा हो और कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। इस प्रकार से उस गीता जयंती को हम उस दिन से मनाते चले आ रहे हैं। आज का दिन विशेष दिन इस लिए भी है कि 25 दिसंबर गीता जयंती तो है ही, एकादशी का दिन है आज। साथ में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आज उनका जन्मदिन, जयंती का दिन है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उनका भी आज जयंती का दिन है। ईसाई जगत दुनिया भर में आज क्रिसमस का भी अपना त्योहार मनाते हैं। ऐसे कई तरीके से आज का बड़ा महत्वपूर्ण दिन। इस अवसर पर हम यहाँ इतनी बड़ी संख्या में, भले कोविड का एक इस समय चल रहा है, हमने जनता के, नागरिकों के ज्यादा संख्या होने की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि इस कार्यक्रम को ऑनलाइन सारे देश दुनिया में दिखाया गया है और एक अद्भुत ये दृश्य जो बना है, हम अगले वर्ष में इसको और अद्भुत बनाने के लिए इसको और इस अंबाला में तापमान का पारा भले ही लगातार गिरता जा रहा हो, लेकिन अगर बात नगर निगम चुनाव को लेकर करें तो राजनीतिक पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। बता दें कि निगम चुनाव के लिए मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी तेजी से हो रहा है। 27 दिसंबर को निगम चुनाव के लिए मतदान होना है और सभी पार्टियां जो दिलो जान से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। इस कड़ी में हरियाणा जन चेतना पार्टी भी लगातार डोर टू डोर जाकर चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। आज अंबाला निगम चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी मेयर प्रत्याशी वंदना शर्मा के समर्थन में दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने रोड शो किया और जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। रोड शो के दौरान कुछ किसानों ने रैली को काले झंडे दिखाए और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। देखिए, किसानों के सामने हम नतमस्तक हैं, लेकिन किसानों के पीछे जो मोदी विरोधी लोगों का खेमा है, उनको अब देश की जनता पहचान चुकी है। हम बार बार कह रहे हैं, मुझे बताओ आपको दिक्कत क्या है। हम 70 साल से जो परेशानियां किसान को है उसको दूर करने के लिए बिल लाए हैं। हम 3 दिन के अंदर उनके अनाज का भुगतान कराना चाहते हैं। हम 1 महीना के अंदर उनकी कोई समस्या हो दूर करना चाहते हैं। तो ये किसानों को मोहरा बना करके जो मोदी विरोधी खेमा जुट रहा है, हम उसके दबाव में नहीं आने वाले हैं, लेकिन हम किसानों के साथ लगातार बात कर रहे हैं और करेंगे। उनको संतुष्ट करके उनके घर में खुशहाली ला करके ही मोदी चैन से बैठेंगे, इतना विश्वास रखिए। हाल में ही बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा की हार हुई, तो अब कैसे लगता है कि भाजपा यहाँ जीत पाएगी? क्या बोले? बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा की हार हुई
अभी 2 महीने पहले? देखिए, भाजपा तो 2 सीट से आज 303 पे पहुंची है। जम्मू कश्मीर तो आप देखिए, हम जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बन के आ गए। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कहां कहां जो भी अभी गुजरात में जो उपचुनाव हुए सब जीत रहे हैं। तो कुछ जीत कुछ हार से फर्क नहीं पड़ता। मूल ये है कि भारत की जनता को जीतना चाहिए और उसके लिए मोदी। मई की शुरुआत से लद्दाख में भारत और चीनी सेना के बीच गतिरोध जारी है। इसी बीच लद्दाख के सांसद जामयांग सेनिंग नामग्याल ने शुक्रवार को बताया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम काफी लंबे समय से पड़ोसी देश के नाटक को देख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक मोदी जी, अमित शाह जी केंद्र सरकार में हैं और राजनाथ जी रक्षा मंत्री हैं, भारत के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सरकार की ओर से उठाए गए कदम, चाहे वह लद्दाख हो या अरुणाचल प्रदेश के लिए बाहरी लोगों की ओर से 1 इंच भूमि पर भी आक्रमण नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं, एक तो जब तक मोदी जी है केंद्र में और जब तक अमित शाह जी है और खासकर माननीय राजनाथ सिंह जी जब तक हमारा भारत के जो रक्षा मंत्री जी हैं। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने पुणे के कोंढवा स्थित अमेजन के दफ्तर पर तोड़फोड़ की है। आपको बता दें कि अमेजन और मनसे विवाद के चलते राज ठाकरे को दिंडोशी कोर्ट ने 5 जनवरी को अदालत में हाजिर रहने के लिए आदेश दिया था, जिसके बाद मनसे ने कहा था कि अमेजन को इसका नतीजा भुगतना होगा। मनसे बीते कई दिनों से लगातार अमेजन के अधिकारियों से ये मांग कर रही थी कि मराठी भाषा को उनके वेबसाइट में जगह दी जाए, जिससे मराठी भाषी लोगों को उत्पादों को खरीदने के समय आसानी हो। अमेजन की तरफ से उचित जवाब न मिलने के कारण मनसे के कार्यकर्ताओं ने नो मराठी नो अमेजन नाम की मुहिम छेड़ दी थी। राज ठाकरे को नोटिस भेजने के बाद मनसे पदाधिकारी अखिल चित्र ने कहा था कि अमेजन को आने वाले समय में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। महाराष्ट्र में अगर अमेजन को मराठी भाषा मान्य नहीं है तो हमें भी महाराष्ट्र में अमेजन नहीं चाहिए। अभी तक हजारों लोगों ने इसको अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल किया है। अभी भी यह प्रक्रिया शुरू है। अगर अमेजन हमारी मांग नहीं मानती है तो महाराष्ट्र में उनका व्यवसाय ठप जरूर होगा। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मुंबई के दिंडोशी कोर्ट ने अमेजन विवाद मामले में आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे को 5 जनवरी को पेश होने के लिए कोर्ट ने नोटिस भेजा है, जिसे लेकर मनसे कार्यकर्ता काफी आक्रामक हो गए हैं। आपको बता दें कि अमेजन दफ्तर के अंदर घुसकर मनसे कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जिंदाबाद के नारे लगाते हुए एलसीडी, लैपटॉप, कंप्यूटर और ऑफिस में रखे सामानों के साथ जमकर तोड़फोड़ की गई। आपको बता दें कि मराठी भाषा को लेकर मनसे द्वारा अपने खिलाफ मुहिम शुरू की गई है। मुहिम के मद्देनजर अमेजन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने जहां राज ठाकरे और उनकी पार्टी के पदाधिकारियों को नोटिस भेजा, जिसे मनसे कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसके चलते जमकर उत्पात मचाया गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं 70 वर्षीय रजनीकांत को हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद उन्हें शुक्रवार की सुबह अस्पताल ले जाया गया।
वहीं रजनीकांत के स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए अपोलो अस्पताल ने एक बयान जारी किया है। अस्पताल ने कहा, मिस्टर रजनीकांत को 25 दिसंबर की सुबह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह पिछले 10 दिन से हैदराबाद में एक शूटिंग कर रहे थे। सेट पर कुछ लोगों का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था। 22 दिसंबर को रजनीकांत का कोविड-19 टेस्ट किया गया, जो कि नेगेटिव था। तब से उन्होंने खुद को आइसोलेशन में रखा है और निगरानी में है। उनमें कोविड-19 के कोई लक्षण नहीं थे। उनके रक्तचाप में भारी उतार चढ़ाव आया था, जिस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे जब तक कि उनका रक्तचाप सामान्य नहीं हो जाता। हालत में सुधार के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वहीं सुशासन दिवस कार्यक्रम में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह चरखी दादरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि सभी फाइलों को एक सिस्टम में लाने से समय की बचत होगी, करप्शन पर भी रोक लगेगी। आने वाले समय में आमजन को इसका बहुत फायदा पहुंचेगा। सुशासन वर्चुअल समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी 22 जिलों में ऑफिस सहित गुड गवर्नेंस के अनेक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। समय बचत कैसे हो, करप्शन कैसे खत्म हो और फाइल जल्दी कैसे निकलें ऑनलाइन, सारी चीज़ एक ही आधार कार्ड में एक ही सिस्टम में करने के लिए ये आज सारा का सारा प्रोग्राम जो अभी आप देख रहे हो, मुझे लगता है कि इससे आने वाले समय में आम यूपी के लखनऊ के ब्लॉक मुख्यालय पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें 70 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। विवाह मांग में सिंदूर भर जयमाला डालकर ये कार्यक्रम कराया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सांसद लल्लू सिंह और बीकापुर विधायिका शोभा सिंह चौहान और उनके प्रतिनिधि बेटे डॉक्टर अमित सिंह चौहान ने वैवाहिक डोर में बंधे जोड़ों को 51,000 रुपए के सामान बतौर सहायतार्थ योजना के तहत वितरित किए। बता रहे हैं खंड विकास अधिकारी महोदय 70 जोड़ों का हुआ है और अभी आ रहे हैं, तो जो आ जाएंगे उन सबका विवाह आज हो जाएगा। और यह परंपरा हमारी आदिकाल की है, जिसको पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने अपने शासनकाल में मोदी जी के मार्गदर्शन में शुरू किया। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इससे भविष्य में जो गरीब हैं, असहाय हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जयपुर से भरतपुर जाते समय दौसा के लालसोट बाईपास के पास कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद के नवनिर्वाचित सभापति ममता चौधरी, दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा के नेतृत्व में पार्षद के द्वारा उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर सचिन पायलट मीडिया से रूबरू हुए। केंद्र सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि पाखंड, फरेब और झूठ की राजनीति को छोड़कर केंद्र सरकार को किसानों के हित की बात करनी चाहिए। किसान बिल जो लाया गया है उसे बदलना चाहिए। किसानों के हित में फैसले लेने चाहिए। वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। एक तरफ दुगनी करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो छोटी मोटी कमाई है एमएसपी पर कोई वादा करने को तैयार नहीं है। और तीनों कानून ऐसे बने हैं, कोई चर्चा किसी राज्य सरकार से नहीं करी, किसी किसान से नहीं करी, और अब लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पाखंड और झूठ और फरेब की राजनीति बंद करनी चाहिए। जो किसान उनकी बात सुननी चाहिए। और हमारा किसान सड़कों पर बैठा है। अगर किसान की हित की बात होती तो किसान जश्न मनाते। उनके सहयोगी दल अकाली दल के नेत्री मंत्री ने इस्तीफा दिया। एनडीए के एलआई जो हैं वो बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं। अपने पार्टी के अपने नेताओं को समझाने में नाकाम रहे। तो ऐसा कैसा कानून है? या तो किसान खुश। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते यूपी में राजनीतिक जमीन तलाश रही आप पार्टी का दौरा यूपी के जिलों में शुरू हो गया है। इसी क्रम में आप पार्टी के दिल्ली के मॉडल टाउन से एमएलए अखिलेश पति त्रिपाठी अपनी टीम के साथ सिद्धार्थनगर पहुंचे और मुख्यालय स्थित प्राथमिक विद्यालय बेलसड और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को देखने गए।
हालांकि क्रिसमस का अवकाश होने के चलते स्कूल बंद था, जिससे वह स्कूल के चारों तरफ बाहर से घूमकर स्कूल की स्थिति का मुआयना करते नजर आए। इस दौरान स्कूल की दीवारों की जर्जर स्थिति और टाटपट्टी पर बैठकर शिक्षा की व्यवस्था पर उन्होंने यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। आप देखिए कि पीछे हमारे जो है शौचालय बना हुआ, मुझे तो नहीं लगता कि शौचालय में कोई जा पाता होगा। किस तरीके से पीछे गंदगी है। सामने की बिल्डिंग के बारे में आपको दिखा दिया गया कि किस तरीके से बिल्कुल जर्जर हालात में है। लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर बरसात के मौसम में पानी भर जाता है, बिल्डिंग में पानी भर जाता है। ऐसे हालात में जब उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हो वहाँ पर ये हालात हों अस्पतालों के, तो सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश के और अस्पताल कैसे होंगे, जहाँ पे खुद से स्वास्थ्य मंत्री आते रहते हैं, वहाँ पे ये हालात हों। तो जनपद मुख्यालय का प्रमुख अस्पताल का यह हालत हो, तो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर जाने पर मैं तो उम्मीद नहीं कर सकता कि उसे अस्पताल भी कह पाएंगे हम लोग। और मैं तो अभी भी इसको अस्पताल नहीं कह पा रहा हूँ देख करके। क्या क्या देखने को मिला, क्या समस्या? मैंने बताया कि यहाँ के स्थानीय लोग ही बता रहे थे कि बिल्डिंग जर्जर है, चूती है, बरसात के मौसम में पानी उससे रिश्ता रहता है छत से। ऐसा बनाया गया है कि सारा का सारा पानी अस्पताल। पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लगभग 1 करोड़ रुपए का 9 क्विंटल गांजा बरामद किया है। इस मौके पर 2 तस्कर भागने में भी कामयाब रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी गांजे को उड़ीसा से बुलंदशहर लाया था। बता दें कि पुलिस ने एक ट्रक भी जब्त किया है। ट्रक के माध्यम से भवानीपट्टनम उड़ीसा से गांजे को मक्का के बीचों बीच छिपा कर ले जा रहा था। देखिए, बीती रात एक चेकिंग के दौरान एक ट्रक से लगभग 9.5 कुंटल गांजा, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है, एक ट्रक जिसमें मक्का लदा हुआ था और उड़ीसा से आ रहा था। हमारे पास स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थी, उसी के आधार पर चेकिंग के दौरान इसे गिरफ्तार किया गया है। गांजे की बरामदगी की गई है। एक अभियुक्त जो उस ट्रक का सहचालक है वो गिरफ्तार हुआ है। 2 भागने में सफल रहे हैं, जिनकी तलाश हम कर रहे हैं। ये बिल्कुल राज्यीय स्तर का एक गिरोह है जो उड़ीसा से गांजा ला करके दिल्ली, नोएडा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के यूपी के फिरोजाबाद के थाना नशीरपुर के सुजावलपुर में एक युवक को गोली मार दी गई। जानकारी के मुताबिक बाइक रेसिंग के दौरान विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि गांव के ही व्यक्ति ने युवक को गोली मार दी। गोली लगने के कारण युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लड़का है, नाम है गौरव पुत्र दुर्बीन सिंह, और इसका कुछ विवाद था कुछ लोगों के साथ में। तो उसका कहना है कि उन लड़कों ने वापस घर जाते समय इसको गोली मार दी है। बाकी प्रार्थना पत्र लेके जो तहरीर प्राप्त करके विधिक कार्रवाई की। क्या स्थिति में स्थिति मतलब गंभीर नहीं है, ठीक है स्थिति। मैडम, जिस तरह से बताया जा रहा है रेसिंग का मामला निकल के आ रहा है सामने, ये जांच का विषय है। जांच करने के बाद हम लोग। खबर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के गांव कलौथरा के पास सिंचाई विभाग के सजनाम बांध की है, जहां सिंचाई खंड में तैनात शहजाद अली जिलेदार, जिसने किसानों से पट्टों के नाम पर अवैध रूप से पैसों की उगाही की। जिलेदार द्वारा किसानों को बहला फुसलाकर सजनाम डैम की खाली पड़ी जमीन पर अवैध रूप से पट्टे जारी कर दिए गए थे, जिसके चलते किसानों से लाखों रुपए की उगाही की। किसानों को ना तो पट्टे मिले और ना ही पैसे। शहजाद अली का पैसों की रिश्वत लेते हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसके बाद उसे जिलेदार के पद से हटा दिया गया था। किसानों ने जिलाधिकारी ललितपुर से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि भ्रष्ट जिलेदार पर कानूनी कार्रवाई की जाए और सभी किसानों के पैसे वापस कराए जाएं। अब सिंचाई विभाग की समस्या है। शहजाद अली को हमने पट्टन के बारे में पैसे दिए थे। आज किस बात के पैसे लिए थे आपको? पट्टे के
और उनने भाई ने पट्टे दिए हैं शहजाद अली ने, उन्हें कछु करो अब पैसा ले लिया। और सब मेरी माँ ने घर से मंगलसूत्र रखा था उस गाने पे, मैंने उसको उठा के पैसे दिए थे, आज वो भी डूब जाए कि सिंचाई विभाग के पट्टल के इलाज में हमने शहजाद अली जिलेदार को पैसा दे 15,000, वो भी हमने नहीं थे, सो मैंने बच्ची की करदोनी गाना धर के पैसा दे आज गई। देश में अगले 48 घंटों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में केरल में बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर भारत के राज्यों में 26 दिसंबर से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिसके चलते कुछ इलाकों में ठीक ठाक बारिश देखी जा सकती है। इसके अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और बिहार में शीतलहर और कोहरे की संभावना जताई जा रही है। वहीं अनुमान है कि 26 से 27 दिसंबर को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। इसके अलावा खबरें ये भी हैं कि भारी हिमपात के चलते कुछ पहाड़ी इलाकों में हिमस्खलन और भूस्खलन की घटनाएं भी हो सकती हैं। मौसम विभाग ने 24 से 30 दिसंबर तक के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्से शीतलहर की चपेट में हैं। क्रिसमस की शाम को पंजाब और हरियाणा के मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क होने की संभावना है। वहीं उत्तर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन धूप के साथ मौसम शुष्क रहा। वहीं रात के तापमान में मामूली बदलाव हुआ। पिछले 24 घंटे में पंजाब के मालवा और हरियाणा के उत्तरी हिस्से में सबसे ज्यादा ठंड रही। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में क्रिसमस का पर्व इस बार कोरोना वायरस गाइडलाइन के चलते घरों में ही मनाया गया। चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन स्थित पेंटेकोस्टल चर्च से ऑनलाइन माध्यम से प्रार्थना सभा आयोजित की गई। वहीं ऑनलाइन ही यीशु मसीह के गीतों का भी प्रसारण किया गया। चित्तौड़गढ़ में कोरोना गाइडलाइन के चलते इस बार पर्व घरों में ही मनाने के निर्देश दिए गए थे। क्रिसमस के पर्व पर अपने अपने घरों में ही यह पर्व परिवार के साथ मनाया गया। पेंटेकोस्टल चर्च के फादर जॉन अब्राहिम ने इस अवसर पर लोगों को क्रिसमस की बधाई देते हुए कहा कि देश प्रदेश में खुशहाली रहे, सभी तरक्की करें और सभी परिवार खुश रहे। इसको लेकर प्रार्थना की गई है। का मुबारक आप सबको। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल माय डियर वंस। आज क्रिसमस का दिन है, बड़ा दिन है। हर साल चित्तौड़गढ़ पेंटेकोस्टल चर्च में हम बड़े आनंद के साथ इस पर्व को मनाते थे, लेकिन इस कोरोना के कारण से हम लोग इस साल बिल्कुल इस त्योहार को मना नहीं पा रहे। लेकिन मैं इस पवित्र स्थान में खड़े होकर मेरे प्रिय लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज हमारी आराधना या चर्च में कोई भी प्रोग्राम नहीं है, बल्कि मैं इस काली चर्च के अंदर खड़े होकर सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह हम आपको प्रदान करते हैं। यीशु मसीह के जन्म के द्वारा दुनिया को जो लाभ मिला, आनंद मिला, खुशी मिला, अनुग्रह मिला, शांति मिला, वो आप सब लोगों को मिल जाए। खास तौर से मैं इस घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस महामारी से हमारे चित्तौड़गढ़ को, राजस्थान को, भारतवर्ष को बचाए, सारी संसार को। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2021 से सभी 4 पहिया गाड़ियों में फास्टैग लगाना अनिवार्य हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सभी वाहनों में फास्टैग लगने के बाद टोल प्लाजा पर नकद भुगतान के लिए नहीं रुकना पड़ेगा। जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं लगे होंगे उन्हें थर्ड पार्टी बीमा भी नहीं दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक अप्रैल 2021 से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत 1 जनवरी 2021 से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा।
नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने संसद भंग किए जाने के फैसले को लेकर शुक्रवार को नेपाल सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि रविवार को राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अनुशंसा पर प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया था और मध्यावधि चुनावों की घोषणा कर दी थी। वहीं भारत ने गुरुवार को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के संसद को अचानक भंग कर और नए सिरे से चुनाव कराने के फैसले को पड़ोसी देश का आंतरिक मामला करार देते हुए कहा था कि ये नेपाल की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। नेपाल में जारी राजनीतिक घटनाक्रम पर सतर्क प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने कहा कि वह पड़ोसी देश और वहां के लोगों का शांति, समृद्धि और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने में समर्थन करना जारी रखेगा। बता दें कि पिछले काफी समय से नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है, जिसके बीच नेपाल सरकार की ओर से संसद को भंग कर दिया गया है और अब वहां अप्रैल-मई में चुनाव होंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के आगामी गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने को लेकर कहा कि वे अगले महीने ब्रिटिश प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर आशान्वित हैं। बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के फैलने के बाद शायद बोरिस जॉनसन की नई दिल्ली की यात्रा संभव न हो पाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हमने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को साल 2021 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। हाल ही में जब ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब भारत आए थे, तब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किए जाने की बात कही थी। इसलिए हम यहां ब्रिटिश प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। बता दें कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के भारत न आ पाने की अटकलें इसलिए लग रही थी क्योंकि कोरोना संकट के इस दौर में बोरिस जॉनसन अपने देश में काफी उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले ब्रिटेन के कई हिस्सों में कोरोना की सख्त पाबंदियां लागू की गई हैं, लेकिन फिर भी वहां कोरोना के नए स्ट्रेन को तेजी से फैलने से रोका नहीं जा सका है। उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी दी। 17 सितंबर 2020 को जब हमारा पीक आया था एक्टिव इन्फेक्शन केसेस का, उस दिन हमारे प्रदेश में 68,235 एक्टिव केसेस थे। उनकी तुलना में आज 52,000 से भी ज़्यादा केसेस कम हो गए हैं और सिर्फ 16,159 एक्टिव केस शेष रहे हैं। लेकिन संक्रमण अभी लगातार जारी है। जो लोग अब तक संक्रमण प्रारंभ होने से और अब तक जो लोग पूर्णतः स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए, उनकी संख्या बढ़कर के अब 5,55,544 हो गई है और रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश में अब 95.78% हो गया है, 95.78%। कोविड संक्रमण से अब तक कुल 8,279 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। अर्थात जो लोग कोविड संक्रमित हुए उनमें से 8,279 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। यह आवश्यक नहीं है कि उनके मृत्यु का कारण कोविड का संक्रमण ही हो। यह हो सकता है कि उनमें कुछ लोगों की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई, किन्हीं की मृत्यु किडनी के फेलियर से हुई, लेकिन जो भी व्यक्ति कोविड संक्रमित रहता है मृत्यु के समय, उसकी गणना हम कोविड संक्रमित के मृत्यु के रूप में करते हैं। तो प्रारंभ से अब तक 8,279 कोविड। ब्रिटेन में फैले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर वैज्ञानिकों के एक नए शोध के जरिए ये चेताया गया है कि यह नया स्ट्रेन पुराने वायरस की तुलना में 56% ज्यादा खतरनाक है। इससे ज्यादा संख्या में मौतें हो सकती हैं। वैज्ञानिकों ने अपील की है कि ब्रिटेन में जल्द से जल्द टीकाकरण का कार्य शुरू किया जाए।
लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन की ओर से प्रकाशित शोध के मुताबिक नवंबर में दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में तेजी से फैले इस स्ट्रेन के कारण अगले साल कोविड-19 से अस्पतालों में भर्तियां ज्यादा हो जाएंगी और मौतों की संख्या अधिक होगी। शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि अभी भी ये निश्चित नहीं है कि म्यूटेटेड स्ट्रेन पुराने वेरिएंट से ज्यादा या कम खतरनाक है। शोधकर्ताओं का कहना है कि संक्रमण दर में बढ़ोतरी से 2021 तक कोविड-19 से मरीजों की मौत और अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। ब्रिटेन से 21 दिसंबर से लेकर गुरुवार तक करीब 1000 यात्री दिल्ली आ चुके हैं। इन यात्रियों में से अब तक 13 लोगों में संक्रमण की पहचान हो चुकी है। बुधवार रात 11 लोग संक्रमित मिले थे। गुरुवार को भी 2 और लोगों में संक्रमण की पहचान की गई है। पूर्वी दिल्ली जिला टीम ने दोनों लोगों की पहचान कर उनके घर जाकर पहचान की है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों पहले 2 व्यक्ति लंदन से लौटे थे। सभी जिलों को अलर्ट पर रखने और घर घर जाकर ट्रेसिंग करने के चलते टीम ने इनके पास पहुंचकर RT-PCR जांच कराई तो दोनों कोरोना संक्रमित निकले। हालांकि दोनों ही मरीजों में वायरस के लक्षण नहीं है, लेकिन एहतियात के चलते इन्हें लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनके सैंपल पुणे स्थित NIV लैब में जांच के लिए भी भेजे गए हैं ताकि ये पता चल सके कि कहीं ये दोनों मरीज ब्रिटेन में फैले कोरोना के नए ज्यादा घातक प्रतिरूप की चपेट में तो नहीं आए हैं। उधर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि घर घर जाकर ब्रिटेन से आने वाले मरीजों की पहचान का सिलसिला तेजी से चल रहा है। करीब 4500 लोगों की सूची विभाग के पास है, जिनके घर जाकर टीम पूरे परिवार की जांच करा रही है। कोरोना वायरस में एक और स्वदेशी टीका असरदार मिला है। जायडस कैडिला कंपनी की ओर से तैयार किया गया ये टीका 2 चरण के परीक्षण में असरदार मिला है। कंपनी ने दावा किया है कि अब तीसरे और अंतिम चरण के परीक्षण के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में 30,000 लोगों को शामिल किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जायडस कैडिला ने इस टीके पर अब तक 2 मानव परीक्षण किए हैं। करीब 1000 लोगों को परीक्षण के दौरान डोज दी गई थी, जिसमें पता चला है कि टीका देने के बाद लोगों में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज मिल रहे हैं। अब कंपनी की ओर से तीसरे चरण के परीक्षण के लिए आवेदन किया गया है। इससे पहले भारत बायोटेक कंपनी ने ICMR के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी टीका तैयार किया है, जो कि अभी तीसरे परीक्षण में चल रहा है। जायडस समूह के चेयरमैन डॉक्टर पंकज R पटेल ने बताया कि यह स्वदेशी टीका सुरक्षित भी है और कोरोना संक्रमण से बचाव भी कर सकता है। दोनों चरण के परिणामों को सरकार के साथ साझा किया गया है। अगले सप्ताह तक परिणामों की समीक्षा करने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। और वहीं चीन से तनाव के बीच सशस्त्र सीमा बल ने भारत भूटान सीमा के नजदीक 22 अग्रिम चौकियों का निर्माण किया। ये सभी चौकियां सीमा से लगती प्रमुख जगहों पर बनाई गई हैं। इनके निर्माण के बाद अब SSB के पास समुद्री स्तर से 12,000 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई कई महत्वपूर्ण चौकियां हो गई हैं। सशस्त्र सीमा बल को भारत भूटान तिब्बत की सीमा के पास तैनात किया गया है और जवान लगातार सीमा की सुरक्षा में लगे रहते हैं। सीमा पर नई चौकियां बनने की वजह से और गहन तरीके से सुरक्षा की जा सकेगी। बता दें कि SSB जवानों का भारतीय सेना के जवानों के बराबर ही महत्व है। साल 2017 में चीनी सेना के साथ हुए लंबे गतिरोध के दौरान SSB के जवान अपना जौहर दिखा चुके हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।